बरसाती रात में सन्नाटा गहरा छाया। काली वैन ने कोई राज छुपाया। हेलीकॉप्टर में लाशों का साया, कांच पे किसी ने हाथ टिकाया। फाइलों में सच का जहर समाया। अब द्वीप पर मौत ने खेल रचाया। एक शहर धीरे धीरे सामने आता है। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई है। आसमान गहरा अंधेरा है और रात बिल्कुल शांत लग रही है। प्रीता एक पूछताछ वाले कमरे में बैठी है। वो एक शख्स मिस्टर वर्मा से सवाल कर रही है। मिस्टर वर्मा 64 साल के हैं। प्रीता उनसे ड्रग माफिया के बारे में पूछती है, लेकिन वो सीधा जवाब नहीं दे पाते। इससे प्रीता का उन पर शक और भी गहरा हो जाता है। मिस्टर वर्मा, मैं आपसे एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, इस कार्टेल को कौन लीड कर रहा है? मैडम, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगर कुछ नहीं पता तो डिलीवरी पैकेट में आपके कुरियर कंपनी का नाम क्यों था? मैं एक कंप्लीट लॉजिस्टिक्स कंपनी ओन करता हूँ। पैकेजेस के अंदर क्या है ये हमें नहीं पता होता। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं कि पैकेजेस आपके थ्रू वेरीफाई हों? मैं जानता हूँ ये केस ड्रग्स का है, पर मैम, हम एक दिन में लगभग 1500 ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ पैकेजेस अनवेरिफाइड रह जाएं। इसके लिए प्रिकॉशंस आपको लेना था। आपने वो चीज क्यों नहीं की? मैम, आप हर चीज के लिए एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसमें हर एक पैकेज इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हो। पर इस चीज के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस होना काफी जरूरी है। हमारे पास 300 लोगों का स्टाफ है और हो सकता है किसी ने उन्हें पैसे देकर वेरिफिकेशन को ट्रेसपास कर लिया हो। मैं हर एक ऑर्डर पर्सनली तो नहीं चेक कर सकता ना। वर्मा, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तभी एक और ऑफिसर मिस्टर शेट्टी कमरे में आते हैं। उनके आने से पूछताछ का माहौल थोड़ा बदल जाता है। आई एम सॉरी मिस्टर वर्मा, हमें ब्लैंक सस्पिशन के रीजन से आपको ऐसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। पर सर। लेट मी टॉक प्रीता। मिस्टर वर्मा, यू आर फ्री टू लीव। मैं आपके नाम पर लगे सारे चार्जेस रिलीज कर दूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। वर्मा खड़े होते हैं, प्रीता की ओर घूरते हैं और घमंड भरे अंदाज में बाहर चले जाते हैं। शेट्टी पीछे मुड़कर प्रीता की ओर देखता है। सर, I was very close to corner him between his own words. प्रीता, मुझे वर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट्स का रिव्यू मिल चुका है। He is actually innocent. प्रीता गहरी सांस लेती है और अपनी कुर्सी के पीछे झुक जाती है। कुछ देर बाद दोनों पैंट्री में होते हैं। शेट्टी वेंडिंग मशीन से 2 कॉफी निकालते हैं और एक प्रीता को देते हैं। दोनों अपनी अपनी कॉफी हिलाते हुए बातें करने लगते हैं। आई नो प्रीता, टर्मिनेशन को लेकर तुम्हें 2 महीने का अल्टीमेटम मिला हुआ है, इसीलिए तुम एक केस सॉल्व करने के लिए डेस्परेट हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर एक इंसान को शक की नजर से देखो। आई नो सर, बट मैं किसी पर बिना किसी मतलब शक नहीं करती। आप ही बताइए, वर्मा इतना बड़ा लॉजिस्टिक चैनल ऑपरेट करता है, पर इसके बावजूद भी उसे पिछले 3 साल से हो रहे ड्रग सप्लाई का नहीं पता। आई नो प्रीता, दिस इज फिशी, पर ये बड़े लोग हैं। इनके साथ थोड़ा रिजर्व्ड होकर पेश आना होता है। हम इन्हें तब तक ट्रायल में नहीं डाल सकते जब तक कोई ठोस सबूत ना हो। आई डोंट नो सर, मैं बस सोचती हूँ कि मुझे वो चांस मिला ही नहीं कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। डोंट वरी प्रीता, तुम्हारे पास अभी भी 2 महीने हैं। वर्क ऑन इट। कोई ना कोई क्लू या फाइल तो मिल ही जाएगी। प्रीता सहमति में सिर हिलाती है और इसी के साथ आज का दिन समाप्त हो जाता है। अगले दिन प्रीता अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। तभी उसे अपने ईमेल में एक ड्राइव फाइल के लिए अज्ञात एक्सेस नोटिफिकेशन मिलता है। वो जल्दी से वीपीएन चालू करती है और फाइल खोलती है। फाइल के अंदर उसे कई साइफर टेक्स्ट और कोड की लाइनें मिलती हैं। इससे उसका शक और गहरा होता है और साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी उभर आती है। प्रीता महसूस करती है कि उसे आखिरकार वो केस मिल गया है
जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। रात को प्रीता अपने घर में प्रवेश करती है। वो अपना बैग पलंग पर फेंकती है और कंप्यूटर में लॉगिन करती है। इसी बीच उसके स्क्रीन पर एक ईमेल दिखाई देता है और उसी समय उसका फोन बज उठता है। इन फाइल्स को मैं पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर पाया, बट कोशिश पूरी की है, तुम देख लेना। थैंक्स अ लॉट, मैं चेक करती हूँ। प्रीता फाइल को ध्यान से पढ़ती है और उसने जो भी जानकारी प्राप्त की है सब एक्सेस करती है। वो फाइल खोलती है। फाइल में एक द्वीप की कई तस्वीरें होती हैं, जिस पर 8 फार्म हाउस बने हुए हैं। प्रीता दस्तावेज की जानकारी स्क्रॉल करती है और पाती है कि मेहमानों की एक सूची है, लेकिन इनमें से कोई भी नाम असली नहीं है। हर नाम के बजाय एक जानवर का नाम लिखा है। कुछ पन्ने आगे उसे उस द्वीप के स्थान के निर्देशांक मिलते हैं। प्रीता तुरंत अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। अगले दिन प्रीता बंदरगाह पर पहुंचती है और उसके साथ एक स्थानीय मछुआरा होता है। वो उसे घाट के एक शांत और दूर दराज हिस्से तक ले जाता है, जहां एक पुराना नाव लगा हुआ है। नाव के पास ही एक और व्यक्ति खड़ा होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। ये लीजिए, जैसा कि आपने कल रात मांगा था, पर यहाँ से आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। प्रीता उसे पैसों का एक बंडल देती है। मछुआरा उसे लेकर दूर चला जाता है और प्रीता नाव पर कदम रखती है। नाव का इंजन शुरू होता है और कुछ ही समय में वो खुले समुद्र में पहुंच जाते हैं। प्रीता नाव के एक कोने में बैठती है और अंतहीन पानी की ओर देखती है। वो नोटिस करती है कि ड्राइवर उसे तंग करने वाली नजरों से देख रहा है। प्रीता उसकी आंखों में आंखें डालती है, फिर शांति से अपनी कमर से पिस्तौल निकालती है। वो स्लाइड खींचती है और उसे एक तंज भरी मुस्कान देती है। ड्राइवर तुरंत आगे मुड़ता है और नाव चलाना जारी रखता है। जैसे ही सूरज ढलता है, शाम का समय शुरू होता है। दूर कहीं प्रीता आखिरकार उस द्वीप को देख पाती है। वो अपना चश्मा निकालती है और उसे ध्यान से घूरने लगती है। नाव द्वीप के किनारे पर पहुंचती है। मैडम, आपको यहीं उतरना होगा। प्रीता अपना बैग उठाती है और नाव से उतर जाती है। पानी उसके घुटनों तक आता है। बैग को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए वो द्वीप की ओर चल पड़ती है। जैसे ही वो किनारे तक पहुंचती है, वो एक गोप्रो निकालती है और उसे अपने बैग की पट्टी पर लगाती है। फिर वो अंदर की ओर बढ़ती है। वो जंगल से गुजरती है और लगातार हाथ में रखे कागज के नक्शे को देखती रहती है। कुछ ही देर में वो एक फार्म हाउस को देख पाती है। उसके चेहरे पर संतोष की झलक आती है और वो उसी की ओर बढ़ती है। प्रीता फार्म हाउस में प्रवेश करती है और पाती है कि अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली कमरे हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालती है और चुपचाप हर कमरे की जांच करने लगती है। फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता, केवल अकेलापन और चुप्पी है। प्रीता खिड़की की ओर देखती है और पाती है कि बाहर की रात और गहरी हो गई है। अगर अभी यहाँ से निकली तो जंगल में खतरा हो सकता है। एक काम करती हूँ, रात यहीं बिता लेती हूँ। प्रीता सोने चली जाती है और इसी के साथ रात समाप्त हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में शेट्टी बहुत गुस्से में दिखाई देता है। अंगद उसके सामने बैठा होता है। उसके हाथ हैंडकफ्स में बंद हैं। वो जवान और दुबला पतला सा लगता है। शेट्टी टेबल पर हाथ मारता है और अंगद से कड़ी पूछताछ शुरू करता है। तुमसे मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूं, प्रीता कहाँ है? सर, मुझे सच नहीं पता। अंगद, ये तुम्हारा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी तुमने हमारे सर्वर्स हैक किए थे और मिश्रा सर की फाइल। इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा। शेट्टी अंगद का लैपटॉप टेबल पर रखता है और उससे मांग करता है कि वो इसे अनलॉक करे। सर, ये क्यों? अंगद, तुम रॉ के टॉप लेवल हैकर हो, इसीलिए मैं तुमसे शराफत से पूछ रहा हूं, वरना अभी तक मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया होता। अंगद, डोंट बी सिली। ये प्रीता की जिंदगी का सवाल है।
अंगद एक बार झिझकता है और एक चाय मिल सकती है क्या? शिट्टी छल्ला उठता है। कुछ देर बाद चाय के साथ अंगद सब कुछ बता देता है। प्रीता का कॉल आया था 2 दिन पहले। उसे किसी अननोन सर्वर से एक फोल्डर रिसीव हुआ था साइफर लैंग्वेजेस में। मैंने बस उसे डिसाइफर करके दिया था। क्या था उस फाइल में? बाकी चीजें तो मुझे समझ में नहीं आई, पर कुछ कोऑर्डिनेट्स थे जो मैं आपको बता सकता हूं। शिट्टी तनाव में दिखता है। दूसरी तरफ प्रीता किसी अज्ञात चीज की तलाश में जंगल में घूम रही होती है। अचानक उसके पैर के नीचे कुछ सख्त महसूस होता है। वो झुककर देखती है और पाती है कि सूखी पत्तियों के नीचे गोलियों की खोखली सिलेंडरें छुपी हुई हैं। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो सतर्क हो जाती है और आसपास की जगह को देखती है। पता करने की कोशिश करती है कि कोई आसपास तो नहीं है। तभी उसे झाड़ियों में हल्की सी हलचल दिखाई देती है। प्रीता तुरंत अपनी पिस्तौल निकालती है और आगे निशाना साधती है और धीरे धीरे शोर मचाती हुई पत्तियों की ओर कदम बढ़ाती है। कौन है? झाड़ियां पूरी तरह शांत हो जाती हैं। मैंने पूछा कौन है वहां? जो भी है सामने आओ। प्रीता झाड़ियों के पास जाती है और भीतर झांकती है, लेकिन कुछ नहीं पाती। ठीक उसी समय कोई उसके पीछे से गन के हैंडल से वार करता है। प्रीता तुरंत जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। हमले वाला सामने आता है। उसका चेहरा बकरी के मास्क में छिपा होता है। करीब से उसका चेहरा डरावनी और रहस्यमय दिखता है। जब प्रीता की आंख खुलती है तो वो खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाती है। वो जमीन पर चेन से बंधी होती है। वो जगह गुफा जैसी लग रही है। बिजली की कोई रोशनी नहीं है। केवल दीवारों पर लगी मशालें हल्की सी रोशनी दे रही हैं। वो अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करती है और बाहर की ओर बढ़ती है। तभी अंधेरे में से एक इंसान प्रकट होता है। उसने सुनहरे शेर के चेहरे वाला मास्क पहना होता है और उसके पीछे 2 गार्ड्स होते हैं जो एक जैसे बकरी के मास्क पहने हुए हैं। प्रीता तुरंत उन पर चिल्लाती है। कौन हो तुम सब लोग? क्या चाहते हो मुझसे? तुम यहाँ आई तो अपनी मर्जी से हो, पर जाओगी नहीं। अब ये समझ लो कि यही तुम्हारा घर है। तुम पागल हो चुके हो। मुझे यहाँ से निकालो। क्या चल रहा है यहाँ? शेर के मास्क वाला इंसान खाली नजरों से उसे घूरता है, फिर अपने गार्ड से बात करता है। पूजा की तैयारी करो, निशाचर को हम आज ही ये चढ़ावा देंगे। क्या करना चाहते हो तुम? प्रीता उलझन में सुनती है। जवाब देने से पहले शेर के मास्क वाला इंसान और उसके गार्ड मुड़कर चले जाते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। प्रीता की आवाज अंधेरे में गूंजती है। वो उस जगह को घूरती रहती है जहां से वो गायब हुए थे। तभी अंधेरों में से अचानक एक दैत्य जैसी आकृति उभरती है और उसके ऊपर छलांग लगाती है। एक डरावना झटका। प्रीता जोर से कांपती है और जमीन पर गिर जाती है। जो उसने अभी देखा उससे वो पूरी तरह से हिल गई होती है। उसने उसे झकझोर दिया होता है। शेर के मास्क वाला इंसान गुफा के मुख्य कक्ष में पहुंचता है और केंद्रीय सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बगल में 2 और सिंहासन हैं। एक ओर बाघ के मास्क और दूसरी ओर हाइना के मास्क वाला। उनके सामने जैविक शराब और कच्चे मांस की प्लेटें रखी जाती हैं। पास ही उसी दैत्य निशाचर की एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी है। आसपास कई लोग बकरी के मास्क पहने हुए एक अजीब नृत्य कर रहे हैं। लगता है ये एक अनुष्ठान है जो उस दैत्य का स्वागत करने के लिए किया जा रहा है, जिसे वो पूजते हैं। सब कुछ ठीक से हो चुका है, अब बस बलि देनी बाकी है। अब तो बताओ हम ये क्या कर रहे हैं? शेर के मास्क वाला इंसान खड़ा होता है और उनकी ओर मुड़ता है। आज से 1200 साल पहले हमारे स्वामी निशाचर ने इस समुदाय की नींव रखी थी। उनके पास अनंत शक्ति थी, इतनी कि ना उन्हें किसी का भय था और ना ही उन्हें कोई रोक सकता था।
उन्होंने हमारे दिव्य पेड़ से वादा किया था कि वो उन्हें 101 लड़कियों का चढ़ावा देंगे ताकि उनकी ताकत हर सीमाओं को पार कर अमर हो जाए। लेकिन तभी एक साधु प्रकट हुआ और उसके श्राप ने निशाचर को पत्थर में बदल दिया और हमारे दिव्य पेड़ को भी आग में भस्म कर दिया। 1200 साल बीत चुके हैं और अब वो घड़ी आ गई है जब श्राप टूटेगा। उन्हें उन्हीं के समुदाय के वंशज इन 4 लड़कियों का बलिदान देंगे जो उन्हें श्राप से मुक्त करेगा और उनके ही रक्त की 3 बूंदों से उस दिव्य पेड़ को फिर से जीवन दान मिलेगा और हमें वो ताकत मिलेगी जो इस पूरी दुनिया पर राज करने की क्षमता रखती है। हर सांस थम जाएगी, हर दिल कांप उठेगा, क्योंकि जो हम करने वाले हैं वो इतिहास के पन्नों पर कभी नहीं भुलाए जाएंगे। प्रीता बेहोश पड़ी है। आवाज की वजह से वो धीरे धीरे जागती है और पाती है कि उसे लाल कपड़े में बांधा गया है। उसके साथ 4 अन्य लड़कियां भी हैं वहां। सभी को जमीन पर बने एक बड़े सितारे के आकार के चिन्ह पर रखा गया है। उनके बीच निशाचर की पत्थर की मूर्ति खड़ी है। अनुष्ठान शुरू होता है। सब लोग मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। हर मंत्र पूरा होते ही निशाचर का शरीर धीरे धीरे हिलने लगता है और मांस में बदलने लगता है। प्रीता खुद को खोलने की कोशिश करती है। 2 आदमी उसके पास आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वो एक को अपने दांतों से काटती है और उठने की कोशिश करती है। वो पाती है कि वो पूरी तरह बेबाक है। वो बकरी के मास्क वाले गार्ड को जोर से धक्का देती है, एक जलती हुई मशाल उठाती है और चेतावनी के रूप में उसे ऊपर करती है। कमरा पूरी तरह शांत हो जाता है। मेरे पास मत आना, मैं ये होने नहीं दूंगी। क्या कर रहे हो तुम इन लड़कियों के साथ? एक ही क्षण में निशाचर का शरीर उठ जाता है। वो प्रीता को गले से पकड़ लेता है और जमीन से उठा लेता है। उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। उसके नाखून उसकी त्वचा में गहरे घुसते हैं और खून बहने लगता है। निशाचर उसे मृत और निर्दयी नजरों से घूरता है। अचानक गुफे में गोली की आवाज गूंजती है। ये शेट्टी है। वो अकेले प्रवेश द्वार पर खड़ा है, बंदूक उठाए हुए। गोली शेर के मास्क वाले व्यक्ति को लगती है। अनुष्ठान टूट जाता है। निशाचर गुस्से में चीखता है और शेट्टी की ओर बढ़ता है। शेट्टी फिर से गोली चलाता है, लेकिन निशाचर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। एक ही बेरहम गति में निशाचर शेट्टी को गले से पकड़ लेता है और उसे फाड़ देता है। उसी समय गुफा हिलने लगती है। भूकंप आता है। जमीन जोर से हिलती है। ऊपर से पत्थर गिरते हैं और कक्ष ढहने लगता है। 6 साल बाद सुवर्णा, प्रीता की बहन, अपने डेस्क पर बैठी कुछ ढूंढ रही होती हैं। काम खत्म करने के बाद वो अपनी कुर्सी के पीछे झुकती है और अपने डेस्क पर रखे फोटो फ्रेम को घूरती है। ये फ्रेम सुवर्णा और प्रीता की तस्वीर दिखा रहा है। जैसे ही वो उसे देखती है, उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आता है। वो ईमेल खोलती है और फाइलों की जांच करने लगती है, लेकिन पाती है कि सब कुछ साइफर भाषा में लिखा हुआ है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। सुवर्णा तुरंत अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। हेलो अंगद? अंगद फोन उठाकर एक शातिर मुस्कान देता है और कहानी यहीं समाप्त होती है।